नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पिछले वर्ष के एग्ज़ाम्स का प्रॉपर एनालिसिस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जून 2022 को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 वाला होने वाला है। उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले पिछले वर्ष अर्थात एमपीपीएससी 2020 का प्रॉपर एनालिसिस समझना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं C3F3 फॉर्मूला। क्या है C3F3 फॉर्मूला? C3F3 है हमारे एमपीपीएससी 2020 का एनालिसिस, जो कि एमपीपीएससी 2021 के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा। C3F3 के अंतर्गत मैं लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस आपके सामने करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं 2021 के प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों, C3F3 के अंतर्गत आपको C3 के अंतर्गत 3 कंडीशंस देखने को मिलेंगी। 3 कंडीशंस में पहली कंडीशन होगी सिंपलेस्ट क्वेश्चंस, दूसरी कंडीशन टफ क्वेश्चन, थर्ड कंडीशन लॉजिकल क्वेश्चन। पिछले वर्ष का यदि आप पेपर देखें तो उसमें आपको ये तीनों कंडीशंस देखने को मिली थी। कुछ क्वेश्चंस इतने ज्यादा सिंपल थे जो कि कम पढ़ने वाले और बहुत ज्यादा पढ़ने वाले दोनों बच्चों से बहुत आसानी से बन रहे थे। कुछ क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ थे जो कम पढ़ने वाले और बहुत ज्यादा पढ़ने वाले मतलब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से भी नहीं बन रहे थे। और थर्ड लेवल यहां हमने इस बार देखा था कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जो कि आपके सिलेबस, पाठ्यक्रम और आपके नोट्स के दायरे से बाहर था। मतलब मैं उसे लॉजिकल क्वेश्चंस की श्रेणी में डाल रहा हूं। यह पैटर्न भी वही था जो ना एक साधारण विद्यार्थी से बन रहा था, ना एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से बन रहा था। कहना मैं ये चाहता हूं कि इस कंडीशंस ने मतलब इस C3 ने आपके दोनों अलग अलग तरह के विद्यार्थी मतलब एक एवरेज स्टूडेंट और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को बराबरी पे लाकर खड़ा कर दिया था। कैसे, आइए मैं बताता हूं। यदि हम सिंपलेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जैसा मैंने कहा इतने सिंपल थे कि एक साधारण मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से भी बन रहे हैं और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से भी बन रहे हैं, बराबरी पे हैं दोनों। टफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ थे जो ना एक एवरेज स्टूडेंट से बन रहे हैं ना ब्रिलियंट स्टूडेंट से बन रहे हैं, एक बार फिर दोनों बराबरी पर। लॉजिकल क्वेश्चंस जिन्हें मैं कह रहा हूं वो इस तरह के थे, वो भी इन दोनों से ही नहीं बन रहे थे, मतलब तीसरी कंडीशंस में भी दोनों बराबरी पर थे। उदाहरण देता हूं। लॉजिकल क्वेश्चंस के अंतर्गत हम उन क्वेश्चंस को डाल सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पाठ्यक्रम के बाहर थे, या मैं यूं कहूं आपके सिलेबस के बाहर थे। पाठ्यक्रम के बाहर तो कुछ भी नहीं होता। उदाहरण, एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री कभी भी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। अब ये क्वेश्चंस आपको किस नोटबुक में मिलने वाला है, बताइए मुझे। यह एक क्वेश्चन आया था कि जहां एक तरफ तालिका दी थी प्रधानमंत्रियों की और एक तरफ तालिका दी थी उस क्षेत्र की जहां को बिलोंग करते हैं। अब आपको हर प्रधानमंत्री का नहीं मालूम कि कौन किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। आपको अभी हालिया के प्रधानमंत्री का पता होगा, एक इनके पहले वाले प्रधानमंत्री का पता होगा, पर सारे प्रधानमंत्री की जानकारी आपको और हमें नहीं रहती और ना किसी नोटबुक में मेंशन है एज सच। तो ये वे क्वेश्चंस थे जिन्हें हम लॉजिकल श्रेणी में डाल रहे हैं। और चूंकि हमारे यहां एक आदत बन गई है कि जिस स्टूडेंट को ब्रिलियंट कहा जाता है या बहुत अच्छा कहा जाता है उसकी ब्रिलियंसी भी किताबी नोट्स तक सीमित रहती है, वो अपनी इंटेलिजेंस को भी नोटबुक तक सीमित रखता है। अतः ये लॉजिकल क्वेश्चंस उसके दायरे से भी बाहर के होते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इन तीनों कंडीशंस ने आपके एवरेज स्टूडेंट और आपके ब्रिलियंट स्टूडेंट को बराबरी पे ला दिया। नुकसान क्या हुआ इसका? नुकसान ऑब्वियसली किसको होगा? ब्रिलियंट स्टूडेंट को होगा। कैसे होगा यह जानने के लिए दोस्तों आपको F3 समझना पड़ेगा। F3 मतलब वे फैक्टर्स जो इस बार के क्वेश्चन पेपर या इन कंडीशंस को प्रभावित कर रहे थे। F3 के अंतर्गत पहला फैक्टर है नेगेटिव मार्किंग, जो कि एमपीपीएससी में नहीं होती है, आप सभी को मालूम है। अब दोस्तों एमपीपीएससी में चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो सभी से बन गया, जो टफ क्वेश्चन था इस बार का वो किसी से नहीं बन रहा था,
मतलब एक एवरेज विद्यार्थी और एक ब्रिलियंट विद्यार्थी दोनों क्या करेंगे, उसमें तुक्के मारेंगे। क्यों मार पा रहे हैं तुक्के? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए तो मार पा रहे हैं तुक्के। और उस तुक्के में यदि उस ब्रिलियंट बच्चे का तुक्का गलत हो गया और एवरेज वाले का सही हो गया, तो यहां एवरेज वाला आगे निकल जाएगा और ब्रिलियंट वाला जो बच्चा है उसमें एक नेगेटिव लग जाएगा, मतलब वो एक कदम नीचे आ जाएगा, जो कि अमूमन हुआ इस बार। आप किसी भी पढ़ने वाले विद्यार्थी से बात कीजिए, वो आपसे एक बात जरूर बोलेगा, बोले सर मेरे तुक्के कभी नहीं लगते और मेरा सिलेक्शन रुक जाता है। और जिस एवरेज का या कम पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है वो कहता है अरे सर तुक्के फंस गए थे, हो गया, कट ऑफ क्लियर कर दिया। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि एक फैक्टर है नेगेटिव मार्किंग के ना होना, और नेगेटिव मार्किंग का ना होना कहीं ना कहीं इस ब्रिलियंट विद्यार्थी को पीछे ले जाता है, एवरेज वाले को आगे ले जाता है। आगे देखते हैं अगला फैक्टर। अगला फैक्टर है प्रेशर मैनेजमेंट। बंधुओं, इस बार मैंने बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चों से बात करी जिनका इस बार का एमपीपीएससी प्री नहीं निकला था। उनको देख के कोई यकीन नहीं करेगा कि उनका एमपीपीएससी प्री नहीं निकला होगा। मुझे भी यकीन नहीं होता, मुझे उनके नॉलेज पे शक नहीं, मुझे उनकी मेहनत पे शक नहीं, पर एमपीपीएससी प्री नहीं निकला। क्यों? क्योंकि, और सभी से आप बात कीजिए, मैंने जितनों से बात करी उसमें 90% का कहना है कि सर आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। यह सेंटेंस आपको सुनने को मिलेगा कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्यों? क्योंकि आते हुए क्वेश्चन जहां गलत होंगे ना सर, वहां पर यह ब्रिलियंट बच्चा एवरेज वाले से और नीचे चले जाएगा। एक बार वो नेगेटिव मार्किंग के कारण नीचे चला गया, एक बार वो प्रेशर मैनेजमेंट नहीं कर पाया और एग्जाम टाइम में आता हुआ गलत कर दिया। यार सिंपल क्वेश्चन में तुम दोनों बराबर थे, टफ वाला तुमसे भी नहीं बन रहा, उससे भी नहीं बन रहा, लॉजिकल वाला तुम्हारे दायरे के बाहर है, तुम्हारे नोटबुक के बाहर है, वो भी ना तुमसे बन रहा ना उससे बन रहा। तो जब आता हुआ ही मतलब सिंपल वाला क्वेश्चन भी तुम गलत करे आओगे तो ऑब्वियसली तुम उस एवरेज विद्यार्थी से और नीचे चले जाओगे और तुक्के तुम्हारे लगते नहीं। तो एक नेगेटिव और आ गया तुम्हारा, और आप मिलिएगा इस बार विद्यार्थियों से, आते हुए क्वेश्चन गलत करने वालों का सिलेक्शन रोका इस बार। तीसरा फैक्टर, प्यारे बंधुओं, तीसरा फैक्टर है आपका अवेयरनेस। ये क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि ये जो तीसरे तरह का क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिला था, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन, वो विदाउट अवेयरनेस आप नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा कि वो किसी भी किताबी ज्ञान, किसी कोचिंग के नोटबुक तक महदूद नहीं है। उसके लिए यदि आप अवेयर हैं, प्रॉपर आसपास की जरूरी खबरों पर आपका ध्यान होता है, जरूरी मुद्दों पर आप ध्यान देते हैं, आपके विमर्श में, आपके चिंतन में, आपके डिस्कशन में काम की चीजें हैं, तभी इस तरह के क्वेश्चंस और उनके आंसर आपकी निगाहों के सामने से कभी ना कभी गुजरे होंगे और तभी आप वो सही कर पाएंगे, जो कि हमारे यहां है नहीं। जैसा मैंने क्या कहा कि ब्रिलियंट बच्चा भी कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, वो अपने आप को ब्रिलियंट इस आधार पर साबित करता है कि मैंने किताब अच्छे से पढ़ ली, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। बट हमें जानना होगा कि ये सिविल सर्विस का एग्जाम है, ये किताबों तक सीमित नहीं है। खैर, तो ओवरऑल दोस्तों आपने 3 कंडीशंस देखी और 3 फैक्टर्स देखे। ये 3 कंडीशंस क्या कर रही थी? एक एवरेज विद्यार्थी और एक ब्रिलियंट विद्यार्थी को बराबरी पे लाके खड़ा कर दे रही थी। ये 3 फैक्टर्स क्या कर रहे थे? ये 3 फैक्टर्स कहीं ना कहीं इस ब्रिलियंट विद्यार्थी को नुकसान पहुंचा रहे थे। संभावना इसी की ज्यादा है और हुआ भी है इस बार। अब हम ऐसा क्या करें कि इस तरह की कंडीशंस जब क्रिएट हों और इस तरह के फैक्टर्स जब किसी एग्जाम में हो, जो कि हर एग्जाम में होते हैं, प्रेशर मैनेजमेंट करना आपको हर एग्जाम में आना चाहिए। जहां आप आती हुई चीज गलत ना करो, घबराहट में, डिप्रेशन में, टेंशन में, कंफ्यूजन में। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये तो एमपीपीएससी में हमेशा से है, आगे भी रहेगा। आपको उसे मैनेज करना आना चाहिए। और अवेयरनेस के लिए आप क्या करें? अवेयरनेस कोई 1 या 2 दिन का कोर्स नहीं है कि आप आज से शुरू करें और कल तक आप अवेयर हो जाएंगे। इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, और यदि आप वो कुछ करेंगे जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं, तो आप इन 3 कंडीशंस के कारण
जब एक एवरेज विद्यार्थी से या मेहनत करने के बावजूद आप पिछड़ जाते हैं तो वो पिछड़ने की गुंजाइश या नौबत कम हो जाएगी, उसकी पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। जब सॉल्यूशन ढूंढना हो तो हमेशा यह देखना चाहिए कि फैक्टर्स के साथ डील कैसे करें। चूंकि फैक्टर्स ये 3 थे, नेगेटिव मार्किंग का ना होना, प्रेशर मैनेजमेंट ना कर पाना और अवेयरनेस का ना होना, यही 3 फैक्टर थे। अब इन 3 फैक्टर के साथ डील कैसे करें, हाउ टू डील, वही आपका सॉल्यूशन। तो बंधुओं, यदि नेगेटिव मार्किंग का ना होना वाले फैक्टर के साथ आपको डील करना है तो मेरे हिसाब से आपको वही करना पड़ेगा जो आप पहले से जानते हैं और कई समय से करते आ रहे हैं। यहां कुछ नया नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूं। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी। ऐसा नहीं था कि हनुमान जी में शक्ति नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि बाहर से लाके शक्ति डाल दी, सिर्फ हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई गई। मैं बस वही कर रहा हूं यहां आपके साथ। दोस्तों, मैंने देखा है कि अधिकांश समय जब बच्चा पेपर दे रहा होता है तो जो क्वेश्चंस उससे बनते जाते हैं वो टिक लगाता जाता है, गोले भरते जाता है, और ना बनने वाले क्वेश्चन को छोड़ देता है आखिरी के लिए। बिल्कुल सही बात है, बट फिर वो क्या करता है, लास्ट के 10 मिनट में आंख बंद करके सब पे गोले भरना चालू कर देता है। वो ठीक से रीड तक नहीं करता है क्वेश्चन। मेरा यह मानना है कि यहां आपके तुक्के कभी सही हो ही नहीं सकते। आप वही करें जो आप कई समय पहले से करते आ रहे हैं, मतलब एलिमिनेटिंग मेथड। अरे भाई, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, हमें कहीं भाग के नहीं जाना है बहुत जल्दी। आप क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ें और आप 4 ऑप्शन में एलिमिनेटिंग बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। बच्चों वाली मेथड है, आप बचपन से करते आ रहे हैं। आप देखेंगे इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो आंसर हो ही नहीं सकता, फिर जो 3 बचे उनमें से कौन सा है जो नहीं हो सकता, फिर जो 2 बचे उनमें से कौन सा है जो नहीं हो सकता। तब आपके पास लास्ट में 2 ऑप्शन बचेंगे जिनके बीच आपको संशय होगा, और यहां आप तुक्का लगाएंगे तो आपका तुक्का सही लगने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। कह मैं क्या रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखो यार, ये सारी चीजें आप जानते हो पहले से। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है प्रेशर मैनेजमेंट ना कर पाना। प्यारे बंधुओं, 2 घटनाएं देखने को मिलती हैं, 2 परिस्थितियां सृजित होती हैं। पहला है फियर, मतलब डर, और दूसरा कंफ्यूजन, डाउट। क्या होता है और क्यों होता है, उस पर चर्चा करेंगे और सॉल्यूशन देंगे आपको। प्रैक्टिस सेट। कई लोग होंगे जो आपसे बोलते होंगे जितने टेस्ट पेपर लगा ले बेटा उतना अच्छा है, टेस्ट पेपर ही टेस्ट पेपर लगा। कई सीनियर्स मिलेंगे, कई बड़े भाई बहन मिलेंगे, कई रिश्तेदार मिलेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो सब आपको गुरु मंत्र बांटेंगे, टेस्ट पेपर लगा, टेस्ट पेपर लगा, कोई और कारण नहीं है मेरा एग्जाम निकलने का, केवल टेस्ट पेपर। तो आप बिल्कुल भेड़ चाल में चल के टेस्ट पेपर लगाने लगते हो। बिल्कुल लगाना है, गलत नहीं कह रहे हैं वो, पर टेस्ट पेपर को लेके आपका जो अप्रोच है मैं उस पर यहां चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग क्या करते हो, और खासकर लॉकडाउन के समय से आप लोग क्या कर रहे हो, ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज लेते हो, अच्छी बात है, अभी भी आप लोग ऑनलाइन ले लेते हैं, हर मायनों में ये अच्छी है आपके लिए, इकोनॉमी की दृष्टि से भी अच्छी, सस्ती मिल जाती है, घर बैठे आपको वही चीज मिल रही है, सब अच्छा है। बट आपका एटीट्यूड जो इसके प्रति रहता है वो आपका बेड़ा गर्क कर देता है। क्या होता है आपका एटीट्यूड, मैंने देखा है बच्चे टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन वाले लेके लगा रहे हो, चाहे ऐसे मोबाइल पे लगा रहे हो, आसपास दोस्त यार बैठे हैं, बातचीत चल रही है, वो भाई का टेस्ट पेपर लग रहा है, खाना खा रहे हैं, भाई का टेस्ट पेपर लग रहा है, रिश्तेदार आए हैं, बातचीत चल रही है, मेहमान आए हैं, उन सब की गपशप सुन रहा है, चुगली चाटी सुन रहा है, भाई का टेस्ट पेपर लग रहा है। टेस्ट पेपर लग रहा है, मोबाइल बजर गया, भाई ने फोन पे बात कर ली, फिर टेस्ट पेपर लगाने बैठ गए। इससे क्या हुआ, इससे क्वेश्चंस तो आपके सामने से गुजर गए, परंतु वो जो एग्जाम के टाइम का जो प्रेशर होता है, वो जो माहौल होता है, वो जो फीलिंग होती है कि एग्जाम देते टाइम क्या फील होती है, कैसी फीलिंग आती है, आपने वो महसूस नहीं करी। तो होता क्या है बच्चों, 10,000 क्वेश्चन लगाने के बावजूद आप जब एमपीपीएससी में पहुंचते हो तो आप उस एग्जाम के प्रेशर या उस माइंडसेट को मेंटेन नहीं कर पाते हो, आप घबरा जाते हो। फियर के कारण आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। यही सेंटेंस था अधिकांश लोगों का। क्या करो बंधुओं, यही तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का फायदा है। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चा एक निर्धारित समय पर एक क्लासरूम में जाता है, निर्धारित समय तक बैठता है वहां पर, चाहे क्वेश्चंस बन रहे हो चाहे नहीं बन रहे हो, मोबाइल बंद होता है, ईमानदारी से पेपर देता है और टाइम पे निकल के बाहर आता है।
उसके साथ कई बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, एक माहौल वो फील करता है। तैयारी होती है केवल सब्जेक्ट की नहीं, मेंटल तैयारी भी होती है एग्जाम को डील करने की। ऑनलाइन में भी आप ये कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी आपके हाथ, आपका अनुशासन आपके हाथ। आप घर पे दीजिए टेस्ट, कोई मनाही नहीं है, पर कम से कम आप अपने आप को उतने ही अनुशासन में रखिए जितने अनुशासन में एक ऑफलाइन टेस्ट देने वाला रखता है। तभी जाकर आप उस एग्जाम के फियर को, उस इमोशन को समझ पाएंगे और अपने आप को मेंटली और इमोशनली भी प्रिपेयर करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, टेस्ट पेपर केवल आपके सिलेबस की तैयारी के लिए नहीं है, टेस्ट पेपर मेंटली और इमोशनली आपको तैयार करने के लिए। आप ये बात समझो। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन की बात करें। अधिकांश बच्चे मिलेंगे सर, मैं बार बार कहता हूं, गो फॉर 90% एंड लीव 10%। चाहे नोट्स का मामला हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, कहीं पर भी एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको। एक क्वेश्चन आप अपने साल भर से पढ़ रहे नोट्स को छोड़कर उसे एक के पीछे भागते हो, पर ये आप लास्ट मोमेंट तक करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ एक्स्ट्रा मिले तो उस पर ध्यान नहीं देना है, दीजिए। काम की चीज अपने नोट्स में ऐड करते चलिए, पर लास्ट मोमेंट पे अपने नोट्स चेंज मत कीजिए, अपने सोर्स मत बदलिए, किसी एक आइडल नोट्स को पकड़ के चलिए। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आप वो जो 5% 10% के पीछे भागते हो, क्योंकि हर नोट्स में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, कहां तक भागोगे? अतः सागर है, कभी ना कभी एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, कब तक भागोगे? गो फॉर 90%। आप देखेंगे ये इसलिए तो हो रहा है, ये एग्जाम में जो बन सकता था क्वेश्चन, जो आपके नोट्स में था, वो आपसे नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप 10% के पीछे भागते रहे निरंतर और उस 90% की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। तो ये दो बातें, ये दो सॉल्यूशन हैं ताकि आप डर में ना आए और कंफ्यूज ना हो, और प्रेशर मैनेजमेंट वाला जो फैक्टर है वो यहां से डील हो जाएगा। बात करते हैं अवेयरनेस की। दोस्तों, अवेयरनेस कोई एक दिन की घटना या एक दिन की शिक्षा नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आइए आज हम आपको अवेयर कर देते हैं, आइए आज से हम अवेयर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। अवेयरनेस एक प्रोसेस है जो कि डिपेंड करती है कि आप किस तरह के ग्रुप्स के साथ उठ बैठ रहे हैं, आपका डिस्कशन जो है वो किस तरह का है। अपने आसपास के दोस्तों को देखिए, अपने ग्रुप्स को देखिए, आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उस ग्रुप में बात क्या हो रही है, वहां पे डिस्कशन क्या हो रहा है, इस बात पे गौर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि वो जो क्वेश्चन थे लॉजिकल वाले, वो क्वेश्चन वही थे जो कभी ना कभी किसी न्यूज में, किसी हेडलाइन में, कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से आपने सुन रखे होंगे। यदि तो ही आपसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, क्योंकि किसी सिलेबस में उसे कवर नहीं किया जा सकता। आपके ग्रुप्स में किस तरह की बात होती है, आपके दोस्त यारों में किस तरह की बात होती है, इस पे कभी गौर कीजिए। और आप जब ऐसा करेंगे तो आप एक प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे अवेयरनेस की, और फिर आप देखिएगा कि कई क्वेश्चंस, कोई अच्छी जानकारी जो आपके ग्रुप्स में कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे डिस्कस हुई होगी, वो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। कई आंसर ऐसे आपको देखेंगे जो आप बोलेंगे हां यार कहीं तो सुन रखा है, और ये बोल के आप टिक लगा देंगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि एग्जाम 1 या 2 नंबर से निकलता है दोस्तों, 10 नंबर से कभी नहीं रुकता। 1 या 2 नंबर से एग्जाम रुकता है किसी भी बच्चे का। जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, जो मैं बता रहा था ब्रिलियंट और एवरेज, वो जो ब्रिलियंट है उसका एग्जाम 1 या 2 नंबर से रुकेगा हमेशा, और इन्हीं गलतियों के कारण। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, और आप एक चीज गौर करेंगे, ये सारे सॉल्यूशन आपके हाथ में है। ये सारे सॉल्यूशन आपकी ईमानदारी पर निर्भर करते हैं। ये सारे सॉल्यूशन किसी और पर निर्भर नहीं करते। राहत इंदौरी का एक बहुत अच्छा शेर है कि ना किसी रहनुमा ना किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये आपके पांव का कांटा है, ये आपकी गलतियां हैं, ये आपकी लाचारी है, ये आपकी विफलता है, वो केवल आप ही के अनुशासित होने से दूर हो सकती है, और आप देखते ही देखते एमपीपीएससी को क्लियर करने के लायक हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आगामी जरूरी बिंदुओं पर मैं आपके लिए निरंतर वीडियो लाता रहूंगा। मेरे इन वीडियो से आपको 1% भी यदि फायदा हुआ तो मेरा यह प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद।